हाय फ्रेंड्स, स्टडी कैप्सूल में आपका स्वागत है। चलिए आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं हम बैंकिंग कैप्सूल का वंस अगेन पार्ट 3। बट उससे पहले मैं एक बात आपको बताने वाला हूँ कि अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। आप हमें ईमेल भी कर सकते हो। हमारा ईमेल एड्रेस है studycapsule15@gmail.com। और आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो। हमारा फेसबुक पेज है www.facebook.com/studycapsule। चलिए शुरू करते हैं वंस अगेन बैंकिंग कैप्सूल पार्ट 3 से। हम एक अलग अलग सीरीज़ में ये कैप्सूल डाल रहे हैं बैंकिंग अवेयरनेस के लिए, ये क्योंकि ये मोस्ट अवेटेड सीरीज़ थी। इसके बारे में क्वेश्चंस लाने में हमें काफ़ी समय लगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके बैंकिंग एग्ज़ाम्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी कंसिडर्ड एज एन इनिशिएटिव टूवर्ड्स प्रमोशन ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो फ्रेंड्स, फाइनेंशियल इंक्लूजन एक सिस्टम है। ये सिस्टम ऐसी है कि गवर्नमेंट ने ऐसा किया है कि सारी ऑल ओवर इंडिया में जितने भी लोग हैं मैक्सिमम लोगों तक ये बैंकिंग सिस्टम पहुंच सके, इसलिए ये सिस्टम है। चलिए देखते हैं इसमें ऑप्शंस क्या क्या है। एक है अपॉइंटिंग बिजनेस करस्पॉन्डेंट्स फॉर सर्विसिंग रूरल कस्टमर। बी, ओपनिंग ऑफ बैंक ब्रांचेस इन अनबैंक डिस्ट्रिक्ट्स। दूर दूर तक कोई जहाँ पे कुछ नहीं है वहाँ पे जाके बैंक खोले। तीसरा है ओपनिंग ऑफ नो फ्रिल्स अकाउंट, जैसे कि अकाउंट में ज़ीरो बैलेंस अकाउंट हम जिसे कहते हैं उसे हम नो फ्रिल्स अकाउंट भी कहते हैं। और लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। चलिए दोस्तों, इसका आंसर मैं बता देता हूँ। इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ दिस। क्योंकि ये सारे ऑप्शंस है, ये सारे रूल्स रेगुलेशंस और सारे जो कॉन्सेप्ट्स है वो सारे फाइनेंशियल इंक्लूजन में आते हैं। चलिए आगे देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, रीजनल रूरल बैंक्स वेर एस्टेब्लिश ऑन द कमिटी रिकमेंडेशंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी। तो इसमें ऑप्शन है केड़कर कमिटी, बी तरपोरे कमिटी, सी करमकर कमिटी एंड डी एम नरसिम्हम कमिटी। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक बताने वाला हूँ कि एक एक्ट पास हुआ था, आरआरबी एक्ट हुआ था 1976 का। उससे पहले एक कमिटी एस्टेब्लिश हुई, वो थी एम नरसिम्हम कमिटी। वो 1975 ने उसमें रिपोर्ट दिया और आरआरबी 1976 एक्ट ये एस्टेब्लिश हो गया और उसके हिसाब से आरआरबी एस्टेब्लिशमेंट हुई। तो इसका आंसर है डी, एम नरसिम्हम कमेटी। आप इसे ज़रूर ध्यान में रखिएगा। और एक्ट है आरआरबी एक्ट 1976। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, शेयर कैपिटल ऑफ सेक्टर्स इन आरआरबीज कैन बी डिस्क्राइब्ड एज। इसमें चार ऑप्शंस हैं। फ्रेंड्स, मैं आरआरबी के कुछ क्वेश्चंस क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि आरआरबी की आपकी एग्ज़ाम्स नज़दीक आ रही हैं। तो ज़रूर इसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 3 से 4 बार पूछा जा चुका है अभी तक। तो इसमें ऑप्शंस हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट 50%, स्टेट गवर्नमेंट 15% एंड स्पॉन्सर बैंक्स 35%। तो जो बैंक है आरआरबी की, कोई भी एक बैंक पकड़ लो, तो उसमें कुछ हिस्सा होता है, कुछ स्टेक होता है। वो अलग अलग स्टेक किसका होता है, तो एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट, सेकंड स्टेट गवर्नमेंट और तीसरा है स्पॉन्सर बैंक। तो ये तीनों का स्टेक होता है आरआरबी में और तब जाके उसकी एस्टेब्लिशमेंट होती है। तो इसमें कितने परसेंट का स्टेक होता है ये ऑप्शंस में दिया है। दूसरा ऑप्शन है बी, सेंट्रल गवर्नमेंट 45%, स्टेट गवर्नमेंट 20% एंड स्पॉन्सर बैंक 35%। ऑप्शन सी है 35%, 15% एंड 50%। ऑप्शन डी है 40%, 40% एंड 20%। तो चलो दोस्तों, मैं इसका सही आंसर बता दूँ। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सेंट्रल गवर्नमेंट 50%, स्टेट गवर्नमेंट 15% एंड स्पॉन्सर बैंक 35%। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, सेंट्रल गवर्नमेंट का इसमें 50% स्टेक होता है, भागीदारी होती है। देन स्टेट गवर्नमेंट का, जिस स्टेट में अगर ये बैंक हो उस स्टेट गवर्नमेंट का 15% होता है। और स्पॉन्सर बैंक, वो जो जिस बैंक के अंडर ये आरआरबी ओपन होने जा रही है उस बैंक का इसमें 35% हिस्सा होता है, भागीदारी होती है। जैसे कि मान लो अगर बैंक ऑफ इंडिया ने कोई आरआरबी रूरल बैंक ओपन की तो बैंक ऑफ इंडिया का इसमें 35% स्टेक रहेगा।
Fourth question, RRB are empowered to transact the business of banking as defined under option A, Banking Regulation Act 1949, B, Negotiable Instrument Act 1981, C, Regional Rural Banks Act 1976 और D, द बैंकिंग एक्ट 1970। दोस्तों इसका ऑप्शन है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। कोई भी बैंक है उसके ट्रांजैक्शंस होते हैं वो अंडर रेगुलेशन ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 होते हैं। आरआरबी की एस्टैब्लिशमेंट 1970 एक्ट 76 के एक्ट के हिसाब से रही, बट उसके ट्रांजैक्शन जो है आरआरबी आर एम्पोर्ट टू ट्रांजैक्ट द बिजनेस, जो बिजनेस के ट्रांजैक्शंस है वो अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 है। इसका सही आंसर है ए। Fifth question, the rate of interest payable on a bank deposit is determined by ऑप्शन है ए, फाइनेंशियल मिनिस्ट्री, बी, द बैंक कंसर्न, सी, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन और डी, आरबीआई। फ्रेंड्स इसका सही आंसर है द बैंक कंसर्न, क्योंकि आपको लगता होगा कि उसमें आरबीआई डिटरमाइन करती है, बट आरबीआई एक बेस रेट या बैंक रेट जो भी एक नीचे का रेट है वो डिसाइड करती है, और उसके ऊपर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफाइन करना है बैंक डिपॉजिट के लिए वो बैंक कंसर्न, जो कंसर्न बैंक है वो डिसाइड करती है। इसलिए इसका सही आंसर है द बैंक कंसर्न। सिक्स्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स कैनॉट बी प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इन क्लियरिंग हाउस। अब इसका मीनिंग मैं बताता हूँ। चेक होता है, उसकी क्लियरिंग होती है, ठीक है। अगर वो चेक की क्लियरिंग करनी है तो उसे क्लियरिंग हाउस में भेजना पड़ता है। जो भी क्लियरिंग लोकेशन है तो उसे हम क्लियरिंग हाउस बोलते हैं। तो इसमें से कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मतलब जो भी रिसिप्ट है या कुछ भी है तो वो हम क्लियरिंग हाउस में भेजते हैं। यहाँ पे ऑप्शंस है डिविडेंड्स, डिमांड ड्राफ्ट्स, फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट्स और नन ऑफ दिस। फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन है इंस्ट्रूमेंट्स कैन नॉट बी प्रेजेंटेड, मतलब जो क्लियरिंग हाउस में भेजे नहीं जा सकते वो पूछे हैं। तो इसका सही आंसर मैं बताता हूँ फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट्स, क्योंकि कोई भी बैंक की फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट वो उसी बैंक में क्लियर होती है, उसी बैंक में मैच्योर करवा सकते हैं, उसी बैंक में प्री क्लोज कर सकते हैं, दूसरे बैंक में नहीं। इसलिए इसका सही आंसर है सी, फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट। 7 है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग कैन नॉट ओपन अ बैंक अकाउंट। इसके ऑप्शन से ए, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, बी, अ माइनर, सी, ब्लाइंड इंडिविजुअल, डी, एन इलिटरेट पर्सन। फ्रेंड्स माइनर ओपन कर सकता है विद द हेल्प ऑफ गार्डियन, ब्लाइंड इंडिविजुअल भी ओपन कर सकता है बट उसको चेकबुक नहीं मिलेगा, सी, एन इलिटरेट पर्सन भी ओपन कर सकता है, अंगूठा छाप जिसे हम कहते हैं वो भी ओपन कर सकता है बट उसको भी चेकबुक या फिर एटीएम कार्ड नहीं मिलेगा। बस एक इसका सही आंसर मैं बताता हूँ, ऑप्शन ए, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, ये बैंक अकाउंट नहीं ओपन कर सकता। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच अमंग द फॉलोइंग स्कीम्स इज नॉट मीन्ड फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज। ऑप्शन से ए, म्यूचुअल फंड, बी, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड, सी, नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट्स, डी, लेटर ऑफ क्रेडिट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स में हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जो है पोस्टल उसमें भी हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बट लेटर ऑफ क्रेडिट में नहीं कर सकते, क्योंकि इट इज़ अ टाइप ऑफ नॉन फंड बेस्ड लोन। ठीक है, नॉन फंड बेस्ड लोन, तो एक इट इज़ अ टाइप ऑफ लोन एक्चुअली, दैट्स वाई इसमें हम इन्वेस्टमेंट नहीं है, दिस इज अ टाइप ऑफ लोन। इसलिए इसका सही आंसर है डी, लेटर ऑफ क्रेडिट, नॉट मीन्ट फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज। 9th क्वेश्चन है, द जनरल अप्रोच टू द लेंडिंग पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स हैज बीन टू डैश। ऑप्शन है ए, इम्प्लीमेंट द क्रॉप लोन सिस्टम इन ऑल इट्स एस्पेक्ट्स, B, provide a window for marketing of agriculture products, C, allow only long-term loans to the farmers extending beyond 20 years for development on land, all of these। अब इसका सही आंसर है दोस्तों, implement the crop loan system in all its aspects। फ्रेंड्स एक कोऑपरेटिव बैंक्स की एक सोसाइटी होती है जो गांव है, रूरल एरिया है, विलेजेस है, उसमें क्रॉप लोन देती है, तो वो इसका इसलिए इसका सही आंसर है इम्प्लीमेंट द क्रॉप लोन सिस्टम इन ऑल इट्स एस्पेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 10 है, वाइल इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स वी कम अक्रॉस अ टर्म कॉल्ड NAV, NAV. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ NAV? इसके ऑप्शन से नेट एनुअल वैल्यू, बी नेट एसेट वैल्यू, सी नेट एक्चुअल वैल्यू, डी नेट एवरेज वैल्यू. तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है नेट एसेट वैल्यू. नेट एसेट वैल्यू मतलब क्या है, इसकी एक शॉर्ट में मैं डेफिनेशन बताता हूँ. नेट एसेट वैल्यू NAV इज द वैल्यू ऑफ फंड्स एसेट लेस द वैल्यू ऑफ इट्स लायबिलिटीज पर यूनिट. चलिए इसका मैं एक एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि कोई भी म्यूचुअल फंड हो तो फंड के पास कितने असेट्स है और उसकी कितनी लायबिलिटी है, इसका रेशो जो है वो उसे हम नेट असेट वैल्यू कहते हैं. नेट असेट टोटल असेट जितने भी असेट्स है, जितने भी प्रॉपर्टी है वो फंड की, माइनस लायबिलिटीज, जितने भी खर्चे हैं, जितने भी लोन लिए फंड ने, तो उसे हम लायबिलिटीज कह देंगे. और डिवाइड बाय शेयर्स, यूनिट्स जो बचे हैं आउटस्टैंडिंग यूनिट्स, वो उसे हम NAV निकाल सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस इज इन्वॉल्व मेनली इन ग्रांटिंग हाउसिंग लोन्स? ऑप्शन से ICICI, SBI, सी IBA, डी HDFC. तो फ्रेंड्स इसमें सारी बैंक लग रही है, बस IBA, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन, ये एक अथॉरिटी है, ये बैंक नहीं है. और यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, सारी बैंक्स हाउसिंग लोन देते हैं, बट स्पेशली द बैंक इज स्पेशली इवॉल्व फॉर हाउसिंग लोन इज HDFC बैंक. इसलिए इसका सही आंसर है HDFC, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन इसका राइट फुल फॉर्म है. तो याद रखिएगा, स्पेशली इन्वॉल्व इन हाउसिंग लोन इज HDFC बैंक. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज क्रॉप लोन गिवन टू फार्मर्स? ऑप्शन से टर्म लोन, किसान क्रेडिट कार्ड्स, बैंक गारंटी एंड माइक्रो लोन. फ्रेंड्स मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन देता हूँ. यहाँ पे क्रॉप लोन पूछा है, तो टर्म लोन कोई भी लोन हो जो जहाँ पे EMI होता है, मंथली EMI होता है, उसे हम टर्म लोन कहते हैं. बैंक गारंटी है, इट इज़ अ टाइप ऑफ नॉन फंड बेस्ड लोन, इसलिए ये फंड बेस्ड नहीं है. यहाँ पे फंड पैसा नहीं दिया जाता है, यहाँ पे बस एक गारंटी होती है बैंक की. देन माइक्रो लोन्स, कोई भी 1 लाख तक का लोन होता है, वीकर सेक्शन को दिया गया हुआ, उसे माइक्रो लोन कहते हैं. और यहाँ पे ओनली लोन इज किसान क्रेडिट कार्ड्स. यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्रेडिट कार्ड्स का है इसलिए, बट इट इज़ अ टाइप ऑफ लोन, क्रॉप लोन जिसे हम कहते हैं, जो फार्मर्स को दिया जाता है, उसे हम किसान क्रेडिट कार्ड्स भी कहते हैं, और बैंक में इसे KCC कहते हैं. इसलिए इसका सही आंसर है बी, किसान क्रेडिट कार्ड्स. क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड अमंग द लोन अंडर रिटेल असेट्स? फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने 5 ऑप्शन जानबूझ के लिए, क्योंकि इसमें जितने भी लोन आते हैं, ये जो जितने भी ऑप्शन दिए सारे रिटेल एसेट्स में है एक्सेप्ट बिजनेस लोन. इसलिए इसका सही आंसर है, नॉट कंसिडर पूछा है यहाँ पे, इसलिए इसका सही आंसर है बिजनेस लोन. फ्रेंड्स रिटेल असेट्स, रिटेल का मतलब ध्यान में रखिएगा, रिटेल बैंकिंग का मतलब क्या है कि रिटेल मतलब इंडिविजुअल बैंकिंग. इसलिए इंडिविजुअल में कार लोन आता है, हाउसिंग लोन आता है, पर्सनल लोन आता है, एजुकेशन लोन आता है. दीज लोन्स आर गिवन ऑन इंडिविजुअल बेसिस, नॉट ऑन ग्रुप बेसिस. इसलिए रिटेल असेट्स में ये सारे लोन्स आते हैं एक्सेप्ट बिजनेस लोन. इसलिए सही आंसर है, नॉट कंसिडर्ड अमंग द लोन्स अंडर रिटेल असेट इज बिजनेस लोन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग? फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन से HDFC, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, IDBI बैंक लिमिटेड. यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस दिए ये सारे प्राइवेट बैंक के ही लगते हैं, बट इसमें एक बैंक है जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, IDBI बैंक लिमिटेड, जो मैक्सिमम लोगों को पता नहीं है कि IDBI बैंक इज़ अ पब्लिक सेक्टर बैंक. IDBI का फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया. इसलिए इसका सही आंसर है IDBI बैंक लिमिटेड. दिस इज अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग. क्वेश्चन नंबर 15, विच अमंग द फॉलोइंग स्कीम्स इज लॉन्च specifically for helping senior citizen to avail loan by mortgage of their residential property? फ्रेंड्स हमने मॉर्गेज लोन सुना है कि हमारी कोई प्रॉपर्टी होती है, वो हम मॉर्गेज रखते हैं और वो मॉर्गेज रख के हमें लोन मिलता है.
तो यहाँ पे एक सीनियर सिटीजन्स के लिए ऐसी ही एक स्कीम है, आफ्टर एज ऑफ 60 years दे कैन अवेल दिस टाइप ऑफ लोन। इसमें क्या क्या ऑप्शन देखते हैं, चलिए। ऑप्शन ए है ओल्ड एज मॉर्गेज स्कीम, बी सीनियर कैपिटल लोन स्कीम, सी रिवर्स मॉर्गेज लोन स्कीम, और डी सीनियर सिटीजन पर्सनल लोन स्कीम। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है रिवर्स मॉर्गेज लोन स्कीम। इस स्कीम में, इस टाइप ऑफ लोन में क्या होता है कि राइट मतलब जनरल नॉर्मल मॉर्गेज लोन में पहले एक मैक्सिमम अमाउंट देते हैं, मतलब कॉर्पस फंड देते हैं, जैसे कि 10 लाख हो, 15 लाख हो, और उसका ईएमआई दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें बिल्कुल उल्टी प्रोसेस है कि आफ्टर एज ऑफ 60 years कोई बैंक ये प्रॉपर्टी मॉर्गेज रख के उनको मंथली ईएमआई पे करती है। ईएमआई मतलब एक फंड देती है मंथली, मान लो 10,000, 20,000, और बाद में उसे ये प्रॉपर्टी मॉर्गेज रख के बैंक अपने पास रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है MCLR स्टैंड्स फॉर। इसका ऑप्शन से मॉर्गेज कैश लेंडिंग रेशियो, मार्जिन ऑफ कैश लोन रेट, सी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट, डी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट बेस्ड लेंडिंग रेट। तो चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर है सी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट। ये MCLR है क्या, ये मैं बताता हूँ आपको। इनिशियली अर्लियर बैंक्स वेर यूजिंग बेस रेट फॉर इंटरेस्ट रेट्स ऑफ लोन्स, मतलब कोई भी लोन का इंटरेस्ट रेट अगर डिफाइन करना है तो उसके लिए बेस रेट कंसिडर किया जाता था। बट अब ये बेस रेट सिस्टम से आउट हो गया है, बस एक स्टैंडर्ड के लिए वो यूज़ होता है। बट लोन के इंटरेस्ट रेट डिफाइन करने के लिए ROI, रेट ऑफ इंटरेस्ट, लोन्स के ROI डिफाइन करने के लिए MCLR यूज़ होता है रिसेंटली। 17 क्वेश्चन है KYC स्टैंड्स फॉर। फ्रेंड्स, मैंने ये जानबूझ के क्वेश्चन लिया है क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है। आपके 100 में से 100 लोग भी ये जानते होंगे कि KYC का मतलब क्या है, बट फिर भी मैं आपको यहाँ पे ऑप्शंस बताता हूँ। नो योर कंपनी, नो योर कस्टमर, नो योर करेंसी, नो योर क्रेडिट्स। तो इसमें आपको एक और ऑप्शंस भी दिया जा सकता है, नो योर क्लाइंट्स। तो फ्रेंड्स, एज पर बैंकिंग, फॉर बैंकिंग सेक्टर इट्स राइट आंसर इज नो योर कस्टमर। अगर कोई अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे कि डीमैट है, म्यूचुअल फंड्स है, तो वहाँ पे नो योर क्लाइंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आंसर देना है नो योर कस्टमर। अगर यहाँ पे नो योर कस्टमर नहीं है और नो योर क्लाइंट है तो दिस इज द राइट आंसर। चलिए 18 क्वेश्चन है। नेशनलाइज बैंक इज ऑल्सो नोन एज ए प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, बी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, सी कोऑपरेटिव बैंक्स, और डी पब्लिक सेक्टर बैंक्स। फ्रेंड्स, नेशनलाइज बैंक्स का मतलब गवर्नमेंट बैंक होता है, बट फिर भी एक बार आपको नेशनलाइज बैंक्स का पूरा मीनिंग बताता हूँ। जो बैंक्स पहले प्राइवेट थी, बाद में गवर्नमेंट हो चुकी है, उसे हम नेशनलाइज बैंक कहते हैं। उस प्रोसेस को नेशनलाइजेशन कहा जाता है। इसलिए नेशनलाइज बैंक इज द बैंक which was earlier private bank then converted into government bank, it's called as nationalized bank। इसलिए nationalized बैंक को हम public sector banks भी कहते हैं। इसलिए इसका सही आंसर है डी पब्लिक सेक्टर बैंक्स। 19 the MICR checks contain code which consist of dash digits। तो कितने कोड होते हैं, आपने कभी चेक देखा होगा, वहाँ पे शुरू में एक चेक का नंबर होता है, बाद में एक कोड होता है, उसे हम MICR कोड कहते हैं, और बाद में एक कोड रहता है, ठीक है। तो इसमें जो MICR कोड है वो 9 डिजिट का होता है दोस्तों। तो पहले 3 डिजिट होते हैं, वो स्टैंड्स फॉर डिस्ट्रिक्ट कोड, नेक्स्ट 3 डिजिट्स आर फॉर बैंक कोड, और नेक्स्ट 3 डिजिट्स आर फॉर ब्रांच कोड, मतलब जिस एरिया में वो बैंक की ब्रांच है वो ब्रांच कोड। तो चलिए, इसलिए इसका सही आंसर है सी 920। एज पर गाइडलाइंस ऑल कैश डिपॉजिट्स एंड विड्रॉल्स ऑफ ₹10 लाख एंड अबव शुड बी डैश। ऑप्शन है डिक्लाइन, बी शुड बी रिपोर्टेड टू RBI, शुड बी रिपोर्टेड टू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, और डी recorded along with the purpose of transaction।
फ्रेंड्स इसका कहीं भी रिपोर्टिंग हमें खुद नहीं करना है। अगर आप बैंक में काम कर रहे हो तो आपको खुद इसका रिपोर्टिंग नहीं करना है, ये अपने आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और आरबीआई देख लेती है। एक कंसोलिडेटेड रिपोर्ट जाता है बैंक की तरफ से आरबीआई को और इनकम टैक्स को, उसमें सब रिकॉर्ड्स होने चाहिए, इसलिए इसका सही आंसर है रिकॉर्डेड अलॉन्ग विद द पर्पज ऑफ ट्रांजेक्शन। इसमें आपको एक कस्टमर से एक लेटर लेना है कि क्या रीज़न है बाबा कि 10 लाख आप भर रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं या फिर विड्रॉल कर रहे हैं, अदरवाइज इसको हमें खुद रिपोर्ट नहीं करना है। इसलिए इसका सही आंसर है डी रिकॉर्डेड अलॉन्ग विद द पर्पज ऑफ ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, अकाउंट पे क्रॉसिंग इज डिफाइंड इन सेक्शन डैश ऑफ एनआई एक्ट, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। तो फ्रेंड्स ऐसा चेक जो होता है यहाँ पे हम कॉर्नर में क्रॉस करते हैं, क्रॉस का मतलब है अकाउंट पे, ठीक है। तो मान लो मैंने किसी को चेक दिया है और वहाँ पे क्रॉस नहीं है, ठीक है, वहाँ पे क्रॉस नहीं है, उस बंदे का नाम लिखा है, तो वो बेरर चेक हो गया। अगर मैंने यहाँ पे ऐसे 2 लाइन मार के उसको चेक दिया है तो वो क्रॉस चेक हो गया, अकाउंट पे ही चेक हो गया, मतलब वो सामने वाला बंदा उसके सिर्फ अकाउंट में ये चेक भर सकता है, वो इन कैश नहीं कर सकता, ठीक है। बट यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के कौन से सेक्शन में ये अकाउंट पे क्रॉसिंग डिफाइन हुई है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नॉट डिफाइंड इन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, क्योंकि ऐसा कोई भी सेक्शन में डिफाइन नहीं हुआ है, इसलिए इसका आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डिमांड ड्राफ्ट कैन नॉट बी पेड इन कैश व्हेन द अमाउंट ऑफ ड्राफ्ट इज डैश। ऑप्शन से अबव ₹20,000, बी ₹20,000, सी अबव ₹50,000 एंड डी अबव ₹50,000। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है अबव ₹20,000। आरबीआई का एक सर्कुलर है, आरबीआई के सर्कुलर में मेंशन किया है कि 20,000 के ऊपर कोई भी डीडी बेरर नहीं देना चाहिए, इशू मत करो। इसका मतलब है कि 20,000 और 20,000 के ऊपर के जो भी डीडी है वो सिर्फ और सिर्फ अकाउंट पे ही होते हैं, इसलिए ये अकाउंट पे ही डीडी हम कैश में नहीं विड्रॉ कर सकते, इसलिए सही आंसर है अबाउट 20,000। चलिए आगे देखते हैं 23rd क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ द बैंक, ए ग्रांटिंग लोन्स, बी कलेक्टिंग चेक्स ड्राफ्ट्स एंड कस्टमर्स, C managing import of goods, D selling gold silver coins, E issuing bank drafts। बैंक लोन भी देती है, बैंक चेक और ड्राफ्ट्स कलेक्ट भी करती है, बैंक गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स भी सेल करती है और ड्राफ्ट्स भी इशू करती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सही आंसर है मैनेजिंग इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स। ये मैनेजमेंट का काम वो कंपनी का है, जो कंपनी शिपिंग कंपनी का है जो गुड्स की इंपोर्ट कर रही है, बैंक का नहीं है। बस बैंक उस कंपनी को बैंक गारंटी या फिर लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कर सकती है, बट दिस इज नॉट द फंक्शन ऑफ द बैंक दैट मैनेजिंग इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इसलिए सही आंसर है सी मैनेजिंग इंपोर्ट ऑफ गुड्स। 23rd क्वेश्चन है, अ सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस विथ ऑनलाइन कनेक्टिविटी टू ब्रांचेस, internet as well as ATM network which has been adopted by most all major banks of our country is known as dash। आप सबको पता होगा कि इसे हम कोर बैंकिंग कहते हैं। बैंक्स के सारे ATMs, इंटरनेट नेटवर्क, ब्रांचेस एक दूसरे से मिले होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं बाय द वे ऑफ नेटवर्क, वो कनेक्टिविटी होती है और इसे हम कहते हैं कोर बैंकिंग, इसलिए सही आंसर है बी कोर बैंकिंग। 25, a bank branch receives a counterfeit note of ₹100 from the customer. Which customer wants it back? Which of the following action should be taken by the bank? अगर आप बैंक में काम कर रहे हो तो आपको ये मैक्सिमम टाइम आप इस सिचुएशन को फेस करेंगे, तब आपको क्या करना है। आरबीआई के भी ट्रेनिंग होते हैं बैंक वालों को कि इस काउंटरफेट नोट्स के ऊपर, तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए, विल रिटर्न टू कस्टमर, आप कस्टमर को फिर से देंगे, विल इम्पाउंड एंड नॉट टू रिटर्न, आप वो नोट इम्पाउंड करेंगे और नोट रिटर्न नहीं करेंगे। सी है विल आस्क फॉर एक्सचेंज ऑफ नोट, ये नोट को बदली करके दो ऐसा कहेंगे, और डी है विल रिप्लेस विथ जेन्युइन नोट, और दूसरी नोट लेंगे। तो इसका सही आंसर है दोस्तों विल इम्पाउंड एंड नॉट टू रिटर्न,
आप उस नोट को इम्पाउंड करेंगे और उसको वापस नहीं देंगे, क्योंकि अगर आप उसको वो नोट वापस दे देंगे तो वो नोट फिर से सर्कुलेट हो जाएगी और फिर से कहीं यूज़ हो जाएगी। इसलिए इसका सही आंसर है बी, विल इम्पाउंड एंड नॉट टू रिटर्न। तो चलिए दोस्तों, इस 25 क्वेश्चंस के साथ हमारा आज का सेशन पार्ट 3 बैंकिंग अवेयरनेस ख़त्म होता है। हम आगे भी एक और सीरीज़ डालने वाले, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम्स बहुत ही नज़दीक है। कल से आपकी एग्ज़ाम चालू होने वाली है 11 तारीख से। तो आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी कमेंट्स हो, तो आप हमें लिख सकते हैं, आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा मेल एड्रेस है studycapsule15@gmail.com। आप फेसबुक पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे भी आप क्वेरी पूछ सकते हो। हमारा फेसबुक पेज है www.facebook.com/studycapsule। और अभी तक आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट। और कोई वीडियो पसंद आए तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।